बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड फिज़िक्स और क्लास है DAE, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग। हम अप्लाइड फिज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने फिज़िक्स 222 चैप्टर नंबर 6 और फिज़िक्स 122 चैप्टर नंबर 8 इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। और ये चैप्टर है ऑप्टिकल फाइबर का, यानी हमने चैप्टर ऑप्टिकल फाइबर जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखने हैं आज सारे। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन क्रिटिकल एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नुक्ते नज़र से। हमने क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करना है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। कि अगर हमारे पास लाइट हो और किसी मीडियम में से आ रही हो और दूसरे मीडियम में जा रही हो, तो जिस मीडियम में से लाइट आती है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, और जिस मीडियम में लाइट दाखिल होती है उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाए, उसको हम कहते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये क्रिटिकल एंगल है। और उसको फिर हम थीटा सी लिखते हैं क्रिटिकल एंगल से। थीटा एंगल के लिए और सी क्रिटिकल के लिए। क्रिटिकल एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा सी। तो ये हमने मुख्तसर आंसर उसका दे लिया। देखते हैं इसी क्वेश्चन को उर्दू में। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका मुतल्लिका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। और क्रिटिकल एंगल को थीटा सी से ज़ाहिर करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है और उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है। तो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो और जो मीडियम में लाइट की स्पीड होती है उन दोनों की रेशो देते हैं। तो जो हमारे पास आंसर आता है वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिर फॉर्मूला क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में उसको c से रिप्रेजेंट किया जाता है, और किसी मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसको हम v से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो c ओवर v हमारे पास फार्मूला बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द फास्टेस्ट एंड इट इज इक्वल टू, सबसे फास्ट स्पीड जो है वो वैक्यूम में होती है लाइट की, और उससे ज़्यादा स्पीड लाइट की कहीं नहीं होती। और वो कितनी होती है? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इतनी स्पीड जो है ये लाइट की वैक्यूम में ये ऊपर लगेगी, और जो मीडियम में स्पीड होगी वो नीचे लगेगी। और हम उसको हल करेंगे तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। बाय डेफिनेशन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज़ 1। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 होता है, और एयर में 1.0000 समथिंग होता है। तो इसलिए हम एयर में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 ही ले लेते हैं, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेटली 1 ही होता है एयर में भी। तो ये स्टूडेंट्स हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर देख लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी लिखा जाता है। म्यू इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। स्नेल्स लॉ है, अगर हम हवा में से किसी दूसरे मीडियम में लाइट पास करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर कर लें, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर के फार्मूला से भी दूसरा मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आता है। देखते हैं इसी क्वेश्चन को उर्दू में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तारीफ करें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम में लाइट की स्पीड और उस मीडियम में लाइट की स्पीड की रेशो के बराबर होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी c ओवर v। लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, यानी लाइट की वैक्यूम में स्पीड को c से ज़ाहिर किया जाता है,
और c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तारीफ के मुताबिक 1 होता है। और हम आम जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में एयर होती है उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 1 ले लेते हैं, क्योंकि वो 1 पॉइंट समथिंग होता है। तो 1.000 के बाद कुछ डिजिट आते हैं, तो इसलिए उसको भी आमतौर पर हम 1 ही रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट रिलेशनशिप ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी मीडियम का क्रिटिकल एंगल और उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, ये हमने बताना है। तो रिलेशनशिप ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n लिखा जाता है, ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन ऑफ इट्स क्रिटिकल एंगल थीटा c, कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n उस मीडियम के क्रिटिकल एंगल के साइन के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। यानी ये क्रिटिकल एंगल है, ये हमने उसका साइन ले लिया और फिर 1/sin थीटा सी कर लिया, तो ये उसका रेसिप्रोकल हो गया। तो ये किसके बराबर आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आता है। तो n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड थीटा सी इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम। तो किसी भी मीडियम का अगर हमें क्रिटिकल एंगल दिया गया हो तो हम इस फार्मूला से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, और अगर हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया हो तो इसी फार्मूला से हम थीटा सी निकाल सकते हैं उसके लिए। तो ये रिलेशनशिप है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्रिटिकल एंगल के साइन के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो इसी को उर्दू में देख लेते हैं। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ताल्लुक लिखें। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ताल्लुक, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम के क्रिटिकल एंगल के साइन के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो n इज इक्वल टू 1/sin थीटा सी। n मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और थीटा सी मीडियम का क्रिटिकल एंगल है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, इसका हमने जवाब देना है। ऑप्टिकल फाइबर को डिफाइन करते हैं, एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ फ्लेक्सिबल, यानी ये फ्लेक्सिबल होती है, यानी उसको हम अगर हाथ से बेंड करें, मोड़ें, तो ये मुड़ जाती है, फ्लेक्सिबल होती है। ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट होती है यानी इसमें से लाइट गुजरेगी, शीशे की तरह होती है या प्लास्टिक की तरह होती है। ट्रांसपेरेंट होती है यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होता है जिसमें से लाइट पास हो जाती है। तो ये ट्रांसपेरेंट भी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। फाइबर मेड ऑफ एक्सट्रूडेड ग्लास, एक्सट्रूडेड ग्लास से बनी हुई होती है। एक्सट्रूडेड ग्लास का मतलब ये होता है कि किसी एक सांचे में, किसी पाइप में अगर ग्लास को फोर्सफुली दाखिल किया जाए तो वो उसकी बाउंड्री के अंदर वो उस आगे मूव करेगा और उसकी शेप बन जाएगी वो, तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रूडेड ग्लास। ये सिलिका भी कहलाता है, सिलिका का बना होता है ग्लास, या फिर ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है। एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, मेड ऑफ एक्सट्रूडेड ग्लास, ग्लास की बनी हुई होगी या प्लास्टिक की बनी हुई होगी। स्लाइटली थिकर देन अ ह्यूमन हेयर, और एक इंसान जो है उसका जो बाल होता है उससे थोड़ी सी ज़्यादा मोटी होती है उससे, यानी उससे कंपेरेबल होती है। इट कैन फंक्शन एज अ वेव गाइड, तो ये वेव गाइड के तौर पर फंक्शन करती है, यानी वेव्स जो हैं, लाइट की वेव्स इसमें से गुजरती हैं। और लाइट पाइप, या फिर इसको लाइट पाइप कहेंगे, जैसे पानी वाला पाइप होता है उसमें से पानी गुजरता है, इसमें से लाइट गुजरेगी तो लाइट पाइप कहलाएगा ये। टू ट्रांसमिट लाइट बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द फाइबर, और ये क्या करती है, उस फाइबर के दोनों एंड्स के दरमियान लाइट को ट्रांसमिट करती है, यानी एक एंड से लाइट दाखिल होगी, दूसरे एंड से जाके निकलेगी, ट्रांसमिट होगी, उसमें से लाइट गुजरेगी। द प्रिंसिपल ऑफ इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसका जो असूल होता है काम करने का वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस करता है। अप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग concerned with the design and application of optical fibers is known as fiber optics, हम उसको fiber optics कहते हैं। यानी वो अप्लाइड साइंस या वो इंजीनियरिंग जो कि ऑप्टिकल फाइबर के डिज़ाइन और उसकी एप्लीकेशन से मुतल्लिका होती है उसको हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। तो ये हमने ऑप्टिकल फाइबर को देख लिया क्या होती है, इसी को उर्दू में देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट फाइबर होती है जो कि एक्सट्रूडेड ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है। ये इंसानी बाल से मोटाई में ज़रा सी ज़्यादा होती है,
इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। ये लाइट पाइप या वेव गाइड के तौर पर फंक्शन करती है। ऑप्टिकल फाइबर के काम करने का बुनियादी असूल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अप्लाइड साइंस में ऑप्टिकल फाइबर के डिज़ाइन और एप्लीकेशन से मुतल्लक इंजीनियरिंग को फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है। तो ये हमने ऑप्टिकल फाइबर को मुख्तसर देख लिया कि क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी हमने पढ़ा कि जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें जो असूल इस्तेमाल होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का असूल इस्तेमाल होता है। तो अब हम देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होता है और रेयर मीडियम क्या होता है? दो मीडियम, अगर एक लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो इसका मतलब हमारे पास दो मीडियम हुए। उनमें से जो हल्का होगा उसको रेयर मीडियम कहेंगे और जो भारी होगा उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। मसलन हवा से लाइट अगर शीशे में दाखिल होती है तो हवा हल्की होती है, शीशा भारी होता है, तो हम कहेंगे हवा रेयर मीडियम है और शीशा जो है डेंसर मीडियम है। और अगर फ़र्ज़ कर लें पानी से हवा में लाइट दाखिल होती है तो पानी हवा से भारी होता है, हम कहेंगे पानी डेंसर मीडियम है और हवा जो है रेयर मीडियम है। तो इस तरह से जब लाइट एंटर होती है कहाँ से? फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, यानी भारी मीडियम से हल्के मीडियम में दाखिल हो रही हो। जैसे शीशे से ग्लास में, शीशे से हवा में जा रही हो या पानी से हवा में जा रही हो। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंसेस, और उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल थीटा सी, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए। और क्रिटिकल एंगल को हम पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है। ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसका मुतल्लिका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो जब क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा एंगल हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो फिर क्या होता है? द लाइट इज़ टोटली रिफ्लेक्टेड इनटू द डेंसर मीडियम। तो वो रेयर मीडियम में दाखिल ही नहीं होती, वो डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है एट द इंटरफेस। दोनों का जो इंटरफेस होता है, यानी जहाँ पे दोनों की बाउंड्री आपस में मिल रही होती है, वहाँ से वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होने की बजाय जिस मीडियम में से आ रही थी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस फेनोमिनन इज़ कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम इस फेनोमिनन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, कि हम कहते हैं उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई है। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, द लाइट इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन होने की बजाय इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में जिसमें से आ रही थी, मेकिंग एन एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपस में बराबर होते हैं। इट इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम इसको कहते हैं कि लाइट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई है। इसी क्वेश्चन को उर्दू में देख लेते हैं। पहले ये डायग्राम से ज़रा इसको समझ लें। ये हमारे पास ग्लास है और ये हमारे पास एयर है। ग्लास एक डेंसर मीडियम है और एयर जो है ये एक रेयर मीडियम है। लाइट डेंसर मीडियम में से आ रही है यूँ, तो ये नॉर्म इस पॉइंट पे इंसिडेंस हुई है और यहाँ पे हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और इस मीडियम में जब दाखिल होगी लाइट, तो क्योंकि वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल हुई है, तो जब डेंसर से रेयर में दाखिल होती है तो वो नॉर्मल से परे हट जाती है। यानी इसकी ये पाथ बन रहा था इसका ये, तो ये इस तरफ को बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो ये एंगल आर बन गया। इसको हम कहेंगे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और इसको हम कहेंगे ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो इस सूरत में क्या है? एंगल आई क्रिटिकल एंगल से कम है, तो ये एंगल जो है ये आर बना और ये एंगल आई बना। अब जब ये एंगल आई जो है इसको हम बड़ा कर देंगे और ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल आई जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, तो फिर ये लाइट की रे जब यहाँ से आएगी तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे जो है वो यूँ चली जाएगी, यानी ये नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बन जाएगा। यानी इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का मुतल्लिका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये 90 डिग्री हो गया है। इसलिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इसको हम कहेंगे ये क्रिटिकल एंगल है। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसका मुतल्लिका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। ये हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी है। अब अगर इससे भी ज़्यादा एंगल आई हो जाए, यानी क्रिटिकल एंगल से भी एंगल आई को ज़रा ज़्यादा कर दें, एंगल आई इज़ ग्रेटर देन एंगल सी, ये हमने और बड़ा कर दिया इस एंगल को,
तो जब इस एंगल को और बड़ा करेंगे तो ये एंगल भी और बड़ा होना है, तो जब इसने और बड़ा होना तो ये रे तो फिर इधर आ जाएगी ना, उसी मीडियम में ग्लास में ही आ जाएगी ना वापस। तो फिर हम इसको कहेंगे ये इसकी रिफ्रैक्शन नहीं हुई बल्कि इसकी रिफ्लेक्शन हो गई है, और उस रिफ्लेक्शन को फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो यहाँ से लाइट आएगी। अब ये एंगल आई जो है वो एंगल सी से बड़ा है, इसलिए लाइट इस मीडियम में दाखिल नहीं होगी और इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो इसको हम कहेंगे कि ये लाइट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई है। तो ये हमने इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डायग्राम से भी समझ लिया। अब हम इसको उर्दू में देख लेते हैं। उर्दू में हम इसकी डायग्राम नहीं बनाएंगे क्योंकि डायग्राम आपने एक दफ़ा देख ली है, उसी से आप इसको दोबारा समझ लेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? जब लाइट किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम में जा रही हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो लाइट दूसरे मीडियम में दाखिल होने की बजाय डेंसर मीडियम के इंटरफेस से डेंसर मीडियम में कुल्ली तौर पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस अमल को लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। डेंसर मीडियम में लाइट का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, यानी जब वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपस में दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे ये डेंसर डी आना है, यहाँ पे दाल लिखा गया है तो ये डेंसर पढ़ें आप इसको। तो स्टूडेंट्स ये हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देख ली, उर्दू में देख ली। इसको चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब 3 एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ओवर मेटल वायर। ऑप्टिकल फाइबर में से ग्लास सिग्नल ट्रांसमिट होता है, जबकि मेटल वायर जो है उसमें से इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट होता है। अब हम क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर को अब यूज़ कर रहे हैं, ये रिप्लेस कर रही है मेटल वायर को, मेटल वायर की जगह ऑप्टिकल फाइबर लेती जा रही है। तो हमसे ये पूछा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर के कोई 3 एडवांटेज तो बता दें कि इसके मेटल वायर के ऊपर 3 जो है एडवांटेज वो क्या है। तो हम उनको गिनते हैं। 3 एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। नंबर 1, इन अ मेटल वायर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड। मेटल वायर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। वेयर एज इन ऑप्टिकल फाइबर द लाइट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड, जबकि ऑप्टिकल फाइबर में लाइट सिग्नल ट्रांसमिट होता है। इन मेटल वायर द लॉसेज ऑफ एनर्जी इज ग्रेटर देन दोज इन द ऑप्टिकल फाइबर। को मेटल की वायर जो होती है उसमें लॉसेज ऑफ एनर्जी ज़्यादा होते हैं बनस्बत ऑप्टिकल फाइबर के। क्यों ज़्यादा होते हैं? इसलिए कि उसमें से करंट पास होना होता है और करंट के लिए रेजिस्टेंस होती है उस वायर की, और रेजिस्टेंस की वजह से हम हीट जनरेट होती है और हमारी एनर्जी जो है ज़ाया हो जाती है, और जो सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे होते हैं वीक हो जाता है। जब सिग्नल वीक हो जाता है तो फिर हमें उसको दोबारा बूस्टअप करना होता है, दोबारा उसको पावरफुल बनाना होता है ताकि वो और आगे ट्रांसमिट हो सके। तो अटेन्यूएशन इन मॉडर्न ऑप्टिकल फाइबर्स इज़ फार लेस। अटेन्यूएशन का मतलब होता है सिग्नल का कमज़ोर होना। तो जो मॉडर्न ऑप्टिकल केबल्स हैं उनमें सिग्नल, क्योंकि लाइट सिग्नल ट्रांसमिट होता है और रेजिस्टेंस कम होती है, तो इसलिए वो एनर्जी उसकी इतनी आसानी से कम नहीं होती। तो एनर्जी लॉसेस जो हैं या सिग्नल का वीक होना, इसको अटेन्यूएशन कहते हैं। तो अटेन्यूएशन इन मॉडर्न ऑप्टिकल फाइबर इज़ फार लेस, ये बहुत ही कम होती है बनिस्बत उस इलेक्ट्रिकल कॉपर वायर के। तो ये एक एडवांटेज है इसको कि उस कॉपर वायर में हमारी एनर्जी लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि ऑप्टिकल फाइबर में हमारे एनर्जी लॉसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। जो मेटल वायर होती है इसमें हमें सिग्नल को बार बार बूस्ट अप करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर में हमें लाइट सिग्नल को बहुत ज़्यादा दफ़ा बूस्ट अप नहीं करना पड़ता, उसको बहुत ज़्यादा फासला जो है वो बग़ैर सिग्नल कमज़ोर हुए वो ट्रेवल कर जाता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। नंबर 2, ऑप्टिकल फाइबर कैन ट्रांसमिट वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज दैन द मेटल वायर। मेटल वायर में से जो सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं उनमें फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत कम होती है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर में हम वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज जो है इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक ही दफ़ा में बहुत सारे सिग्नल जो है इसमें से ट्रांसमिट हो जाते हैं। कम्युनिकेशन थ्रू मेटल वायर इज़ इफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। क्योंकि इसमें से करंट पास हो रहा होता है मेटल वायर में से, तो इसलिए कहीं भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगा तो वो उस सिग्नल को डिस्टॉर्ट करता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन जब हम कर रहे होते हैं
मेटल वायर के ज़रिए, तो उसमें जो सिग्नल होते हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से उनके ऊपर असर पड़ता है। वेयर एज इन ऑप्टिकल फाइबर द कम्युनिकेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाई दीज फील्ड्स, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में से तो लाइट गुजरती है, तो लाइट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता, तो इसलिए उसके ऊपर जो ऑप्टिकल फाइबर में से कम्युनिकेशन हो रही होती है उसमें इन फील्ड्स का असर नहीं होता। तो ये 3 एडवांटेज हमने गिन लिए ऑप्टिकल फाइबर के, जो कि मेटल वायर से कंपेयर करें तो वो हमारे सामने आते हैं। अब हम इसी को उर्दू में देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के 3 एडवांटेज। मेटल वायर में से करंट गुजरता है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर में से लाइट गुजरती है। करंट का सिग्नल जल्दी कमज़ोर हो जाता है, जबकि उसकी निस्बत लाइट सिग्नल जल्दी कमज़ोर नहीं होता। इसलिए मेटल वायर की निस्बत ऑप्टिकल फाइबर में एनर्जी कम ज़ाया होती है। ऑप्टिकल फाइबर में से मेटल वायर की निस्बत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज ट्रांसमिट होती है। मेटल वायर में सिग्नल पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड असरअंदाज होता है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर में लाइट सिग्नल गुजरते हैं, उन पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन मोनोमोड एंड मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। यानी मोनोमोड ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है और मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, इनको हमने डिस्क्राइब करना है। तो मोनोमोड ऑप्टिकल फाइबर को पहले डिफाइन करते हैं। इफ़ ओनली वन वेव या वन सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ फाइबर, कि अगर हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर है उसमें से एक वक्त में सिर्फ एक सिग्नल ट्रांसमिट हो सकता है, देन इट इज़ कॉल्ड मोनोमोड फाइबर। तो हम इसको मोनोमोड ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, या इसको सिंगल मोड फाइबर कहते हैं, और उसको SMF लिखा जाता है, सिंगल मोड फाइबर। मोनोमोड ऑप्टिकल फाइबर हैज़ वेरी नैरो कोर। हमें मालूम है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कोर होता है सेंटर में, जो ग्लास का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है, जिसमें से सिग्नल पास होते हैं, और उसके बाहर एक और प्लास्टिक का कवर होता है जिसको हम क्लैडिंग कहते हैं। तो सिग्नल जो है वो कोर में से पास होते हैं। तो इसमें जो कोर होती है वो बहुत ही नैरो होती है, यानी मोनोमोड ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि एक ही सिग्नल गुजरना होता है इसमें से, इसलिए कोर जो है उसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। जबकि मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में से कई सिग्नल गुजरने होते हैं एक ही वक्त में, तो इसलिए उसकी कोर जो है उसका साइज़ जो है वो बड़ा होता है, डायमीटर उसका बड़ा होता है। तो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है? द फाइबर थ्रू विच अ नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक ही वक्त में। तो एक ही वक्त में अगर उसमें से कई सिग्नल गुजर सकते हों तो फिर हम उसको कहते हैं ये मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर है, इज कॉल्ड मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर, और MMF कहते हैं, मल्टी मोड फाइबर। तो मल्टी मोड फाइबर इज ऑफ 2 टाइप्स। इसकी आगे 2 किस्में हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर होती है और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होती है। तो ये हमने डिफरेंस देख लिया दोनों का। हमें ये कहा गया था डिफरेंस बताएं। मोनोमोड ऑप्टिकल फाइबर जिसमें से एक वक्त में सिर्फ एक सिग्नल पास होता है, और मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर जिसमें से एक ही वक्त में कई सिग्नल इकट्ठे पास होते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों का, हमने देख लिया। और क्योंकि मोनोमोड ऑप्टिकल फाइबर में से एक सिग्नल पास होना था, इसलिए उसका कोर जो है उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, जबकि मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में से कई सिग्नल एक ही वक्त में पास होने होते हैं, इसलिए मोनोमोड की निस्बत मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर होता है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। तो इसी को उर्दू में देख लेते हैं। मोनोमोड ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है? ऐसी ऑप्टिकल फाइबर जिसमें से एक वक्त में सिर्फ एक सिग्नल ट्रांसमिट हो सके, मोनोमोड या सिंगल मोड या SMF कहलाती है। इसमें कोर का साइज मल्टी मोड फाइबर की निस्बत कम होता है। और मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है? ऐसी ऑप्टिकल फाइबर जिसमें से एक वक्त में कई सिग्नल ट्रांसमिट हो सकें, मल्टी मोड या MMF कहलाती है। इसमें कोर का साइज मल्टी मोड फाइबर इसमें कोर का साइज मल्टी मोड फाइबर की निस्बत ज़्यादा, मल्टी मोड फाइबर नहीं, यहाँ पे सिंगल मोड फाइबर की निस्बत ज़्यादा होता है। इसमें कोर का साइज सिंगल मोड फाइबर की निस्बत ज़्यादा होता है। इसकी 2 किस्में होती हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो यहाँ पे इसकी आप करेक्शन खत कर लें, मैंने 2 दफ़ा इसको बता भी दिया है। मल्टी मोड की बजाय यहाँ पे सिंगल मोड फाइबर की निस्बत इसमें मल्टी मोड का जो कोर होता है वो उसका साइज ज़्यादा होता है।
क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ये देखा कि जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर होती है दो तरह की होती है। नंबर 1 सिंगल मोड, नंबर 2 मल्टी मोड। और मल्टी मोड में हमने ये कहा था आगे उसकी दो किस्में होती हैं, एक स्टेप इंडेक्स होती है और एक ग्रेडेड इंडेक्स होती है। तो अब हमसे ये पूछ लिया गया है कि स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर जो है इनमें क्या फ़र्क है। तो स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स दोनों मल्टी मोड फाइबर्स होती हैं। स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है? इन स्टेप इंडेक्स फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फाइबर इज़ कांस्टेंट, यानी जो हमारे पास कोर होती है फाइबर की उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आती। सेंटर से लेकर कोर के आउटर डायमीटर तक वो कांस्टेंट रहता है। सो द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द एज ऑफ द कोर। इसलिए जब लाइट का सिग्नल उस स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में दाखिल होता है तो वो कोर का जो आउटर डायमीटर होता है वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है, उसकी इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, यानी कोर के अंदर दाखिल होके कोर के एंड तक जाती है, फिर उसकी रिफ्लेक्शन होती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ अ सिंगल सिग्नल। तो ये इसको फिर सिंगल सिग्नल के लिए भी यूज़ कर लिया जाता है जो स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर होती है। इसके बरक्स जो ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर होती है इसमें जो कोर होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं होता। इन द ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट कांस्टेंट, इट डिक्रीजेज ग्रेजुअली, यानी वो ग्रेजुअली यानी लम्हा ब लम्हा वो कम होता चला जाता है कोर के सेंटर से कोर के आउटर डायमीटर की तरफ को। ग्रेजुअली फ्रॉम कोर टू द आउटर सरफेस, यानी कोर से उसकी आउटर सरफेस की तरफ को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता जाता है, यानी बिल्कुल कोर का सेंटर जो होगा वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और जो कोर का एंड होगा वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और वो मसलसल कम होता जाता है। देयरफॉर द सिग्नल्स इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द आउटर सरफेस, तो सिग्नल जैसे ही उसमें दाखिल होता है वैसे ही क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा होता है तो सिग्नल भी बेंड होना शुरू हो जाता है, उसकी भी इंटरनल रिफ्लेक्शन होनी शुरू हो जाती है। तो वो कोर के एंड से जाके उसकी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं होती, बल्कि जैसे ही वो दाखिल होता है वैसे ही उसकी रिफ्रैक्शन शुरू हो जाती है। आउटर सरफेस ऑफ द फाइबर रिफ्रैक्ट इनसाइड द फाइबर, तो वो फाइबर के अंदर ही रिफ्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, वो कोर के एंड तक नहीं जाता। ये फ़र्क होता है। यानी इसमें ये होगा कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे ये एक यूं करके हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है, तो ग्रेडेड स्टेप इंडेक्स में यूं जाएगी लाइट, तो इसके एंड से यहाँ से जाके टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगी, फिर इस एंड से जाके होगी, फिर इस एंड से यहाँ पे। जबकि ग्रेडेड इंडेक्स में क्या होता है, जैसे ही वो दाखिल हुई है वैसे ही इस तरह से बेंड होनी शुरू हो जाती है, तो यूं मूव करती है वो उसमें। तो ये फ़र्क होता है ग्रेडेड इंडेक्स में और स्टेप इंडेक्स में। स्टेप इंडेक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का कांस्टेंट होता है, ग्रेडेड इंडेक्स में कोर के सेंटर से कोर के आउटर पोर्शन की तरफ को ग्रेजुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है। तो ये दोनों में फ़र्क है वाज़ेह। तो इसमें जो सिग्नल होता है वो लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है और इसमें वो साइन वेव की तरह मूव करती है यूँ। इसमें यूँ मूव करेगी यूँ, ऐसे ऐसे, और इसमें यूँ मूव करेगी यूँ। तो ये फ़र्क होता है दोनों में, स्टेप इंडेक्स में और ग्रेड इंडेक्स में। इसको उर्दू में देख लेते हैं। स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यकसा होता है, इसलिए इसमें से सिग्नल की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कोर के किनारे से होती है। ये फाइबर सिंगल सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये लफ्ज़ ट्रांसमिट पढ़ना आपने इसको। ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यकसा नहीं होता, बल्कि ये कोर के सेंटर से बाहर की जानिब मुसलसल कम होता जाता है। इसलिए इसमें से सिग्नल दाखिल होते ही उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है। इसमें सिग्नल साइन वेव की तरह आगे बढ़ता है। तो ये दोनों में फ़र्क हमने देख लिया कि दोनों में फ़र्क क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब टू यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के दो इस्तेमाल बयान कर दें। तो हमने पहले इसको देख भी लिया कि ये क्या करता है, लाइट सिग्नल ट्रांसमिट करता है तो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल फाइबर आर वाइडली यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशंस, तो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। वेयर दे परमिट ट्रांसमिशन ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस, यानी ज़्यादा लंबे फासले तक ट्रांसमिशन होती है इनमें। एंड एट हायर बैंडविड्थ, और हायर बैंडविड्थ पे होती है, यानी डाटा रेट इनका बहुत हाई होता है। जैसे हम इंटरनेट कनेक्शन लगाते हैं तो उसमें हमारे पास डाटा रेट होता है कि ये कितना पर सेकंड जो है वो कितने किलोबाइट्स कितने मेगाबाइट्स जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है, जो डाटा होता है उसका रेट। तो जो मेटल वायर होती है उसमें से बहुत ही कम डाटा रेट होता है, उसकी निस्बत जो ऑप्टिकल फाइबर होती है इसमें डाटा रेट बहुत हाई होता है देन वायर केबल्स की निस्बत। तो इसलिए ये फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 2, ऑप्टिकल फाइबर इज रिप्लेसिंग मेटल वायर इन टेली कम्युनिकेशन। तो ये टेली कम्युनिकेशन में भी मेटल वायर जो उसको रिप्लेस कर रही है। इट इज़ नाउ डेज यूज इन टेलीफोन केबल्स में इस्तेमाल होती है, टीवी चैनल्स में इस्तेमाल होती है, वीडियो फोन्स में इस्तेमाल होती है, फैक्स में इस्तेमाल होती है और टेलेक्स में इस्तेमाल होती है। तो ये सारी टेली कम्युनिकेशन जो है उसमें ये अब ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल हो रही है। बहुत अहम इस्तेमाल इसका मेडिकल के शोबे में। ऑप्टिकल फाइबर इज़ यूज इन सर्जरी टू ट्रांसमिट लेज़र इनटू द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेज़र लाइट को बॉडी के अंदरूनी हिस्सों तक ट्रांसमिट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर को जिस्म के उस हिस्से में दाखिल किया जाता है बारीक सुराख के ज़रिए, और उसके ज़रिए फिर लेज़र लाइट को वहाँ तक भेजा जाता है। जैसे अगर किडनी में पत्थर वगैरह हो तो वहाँ तक ऑप्टिकल फाइबर को भेज के उसके ज़रिए लेज़र लाइट वहाँ पे भेजी जाती है जो फिर उस पत्थर को क्रश कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टू क्रश स्टोन इनसाइड द किडनी ऑप्टिकल फाइबर इज़ यूज्ड। इसी तरह से जो एंडोस्कोपी की जाती है, मैदे के अंदर जो ज़ख़म हो जाते हैं उनको देखने के लिए कैमरा भेजा जाता है, साथ ऑप्टिकल फाइबर भेजी जाती है, उसके ज़रिए लाइट भेजी जाती है अंदर, और लाइट से एलुमिनेट करके तो वहाँ से अंदर से पिक्चर्स जो हैं वो मॉनिटर के ऊपर ली जाती हैं, मैदे की हालत देखी जाती है कैसी है। तो ये सर्जरी में इसको इस्तेमाल किया जाता है बॉडी के पार्ट्स तक लाइट को पहुँचाने के लिए। इसी को उर्दू में देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के इस्तेमाल। ऑप्टिकल फाइबर का फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में बहुत वसी इस्तेमाल है। इसमें से मेटल वायर की निस्बत ज़्यादा बैंडविड्थ यानी डाटा ट्रांसफ़र रेट और ज़्यादा फासला तक और कम एनर्जी लॉसेस के साथ सिग्नल ट्रांसमिट होता है। ऑप्टिकल फाइबर टेली कम्युनिकेशन में भी मेटल वायर की मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। ये आजकल टेलीफोन केबल, टीवी चैनल्स, वीडियो फ़ोन, फैक्स और टेलेक्स वगैरह में इस्तेमाल हो रही है। ऑप्टिकल फाइबर सर्जरी के लिए लेज़र लाइट को जिस्म के अंदरूनी हिस्सों तक ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। मसलन गुर्दों में पथरी का लेज़र के साथ क्रश करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल होती है। तो ये हमने दो इस्तेमाल बताने थे, हमने यहाँ पे 3 गिन लिए हैं। आप इनमें से कोई से 2 जो है पेपर में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में से लाइट गुजरने का प्रिंसिपल जो है उसको बयान करें। तो हमने पहले भी देखा कि ऑप्टिकल फाइबर में से लाइट की ट्रांसमिशन कैसे होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए होती है। एन ऑप्टिकल फाइबर इज़ अ फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट फाइबर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। इट्स फंक्शन इज़ टू ट्रांसमिट लाइट। इसका फंक्शन क्या है, लाइट ट्रांसमिट करना। बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द फाइबर, फाइबर के दोनों एंड्स के दरमियान, यानी एक एंड से लाइट दाखिल होगी दूसरे एंड से जाकर निकलेगी। द प्रिंसिपल ऑफ इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका जो वर्किंग का प्रिंसिपल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस करता है। लाइट एंटर इन द ऑप्टिकल फाइबर एट एन एंगल सो दैट व्हेन इट स्ट्राइक द कोर्स बाउंड्री, कि वो उसके अंदर दाखिल होती है, जब वो कोर की बाउंड्री पे पहुंचती है, इट मेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मटेरियल, यानी मटेरियल ऑफ द कोर, यानी कोर का जो मटेरियल होता है, ग्लास हो, प्लास्टिक हो, जो भी हो, उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है उससे ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है इसका जब वो बाउंड्री से टकराती है जाके उसके। सो इट इज़ इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तो क्या होता है फिर, उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। ईच टाइम व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स द बाउंड्री ऑफ द कोर इट इंटरनली रिफ्लेक्टेड।
एंड प्रोसीड टूवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द कोर। तो हर दफ़ा जब लाइट जो है वो कोर की बाउंड्री से टकराएगी तो उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, फिर वो कोर के अंदर ट्रैवल करेगी, फिर वो बाउंड्री से टकराएगी, तो फिर उसका एंगल जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। इस तरह से एक एंड से दूसरे एंड तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कई प्रोसेस होते हैं और वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती चली जाती है, लाइट आगे बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से लाइट जो है वो एक ऑप्टिकल फाइबर में से आगे ट्रांसमिट होती है। तो इसको उर्दू में देखना है हमने। पहले ये ट्रांसमिशन देख लें, इसकी फिगर देख लें। ये देखें, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये फ्लेक्सिबल है, टेढ़ी है। यहाँ से लाइट की रे आई यूँ, ये इसमें कोर में दाखिल हो गई है और कोर में दाखिल होके यहाँ पे जाके टकराई है, तो यहाँ पे नॉर्मल बनेगा यूँ। तो ये एंगल जो बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, इसलिए उतना ही एंगल बनाते ही लाइट जो है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी उसकी। ये यहाँ से जाके यहाँ पे टकराएगी, यहाँ पे नॉर्मल यू बनेगा। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो लाइट की इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, यहाँ पे जाके टकराएगी, तो यहाँ पे नॉर्मल यू बनेगा। ये एंगल भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ भी इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से पूरी ऑप्टिकल फाइबर में ये इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता चला जाता है और लाइट आगे बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से ट्रांसमिशन होती है लाइट की ऑप्टिकल फाइबर में से। इसी को उर्दू में देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर से रोशनी की ट्रांसमिशन। लाइट को ऑप्टिकल फाइबर में ऐसे एंगल से दाखिल किया जाता है कि जब वो कोर के किनारे पर पहुंचती है, यहाँ पे वो आना है, जब वो कोर के किनारे पर पहुंचती है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कोर के क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। वो क्लैडिंग में दाखिल होने की बजाय, क्लैडिंग क्या होता है, कोर के बाहर का हिस्सा जो उसके ऊपर कवर होता है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसमें दाखिल नहीं होती। वो उसमें दाखिल होने की बजाय क्या होता है, उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। इस तरह जब भी लाइट कोर के किनारे पर जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है और उसकी इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। इस तरह से लाइट ऑप्टिकल फाइबर में आगे बढ़ती चली जाती है। जैसा हमने फिगर में दिखाया था, फिगर आप वही देख लेंगे इंग्लिश वाले पोर्शन में, दोबारा बनाने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर हमारा ऑप्टिकल फाइबर का, बहुत अहम चैप्टर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। हमने सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में भी देख लिए, हमने सारे क्वेश्चंस उर्दू में भी देख लिए। उर्दू में काम करना कुछ मुश्किल होता है, टाइपिंग में करते हुए कोई एक दो गलतियां हो गई हैं, तो मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया आपको लफ्ज़। उसको आप जब इसको वीडियो को देखेंगे तो क्योंकि मैंने वहाँ पे बयान कर दिया कि ऐसा लफ्ज़ क्या आना है, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, आप ख़ुद भी देखें इस वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लिया करें, क्योंकि लाइक करने के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़र्चा आता है। आप जब वीडियो पूरी देखते हैं, आपको पसंद आए, तो फिर लाइक का बटन भी दबा दिया करें। और अगर कोई कमेंट करना चाहें तो आप इस पे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो KMCH फिज़िक्स एकेडमी के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।